इग्नू MHI 10 भारत में नगरीकरण चैप्टर 13 नगर परिचय। नगर की विवेचना प्राचीन भारतीय साहित्य में विभिन्न प्रकार से की गई है। ये साहित्य अनेक प्रकार के हैं और प्रत्येक साहित्य अपने परिप्रेक्ष्य में नगरों को चित्रित करता है। प्राचीन ग्रंथों में नगरों का चित्रण ग्रंथ के मुख्य विषय के अनुसार विभिन्न प्रकार का था। अर्थशास्त्र जैसे प्रमाणित साहित्य से राज्य केंद्रित उपागम था। धर्मसूत्रों में नगरों का वर्णन धर्म केंद्रित अधिक है। इसी के समान कामसूत्र जैसे श्रृंगारिक साहित्य में नगरों को परिभाषित करने में आनंद तथा श्रृंगार केंद्रित उपागम अधिक है। काव्यों ग्रंथों में शहर की छवि विषम जातीय रूप में संचरित नगरवासियों की सामाजिक पृष्ठभूमि, उनके विभिन्न व्यवसाय, उद्यम और धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में पाते हैं। नगर की सामाजिक विशेषता अपनी भौतिक विशेषताओं के सदृश गतिशीलता, भीड़भाड़ और परस्पर मिश्रण में केंद्र के रूप में चिन्हित होती थी, जिसकी झलक श्रेष्ठतम रूप में राजमार्गों में दिखाई देती थी। दूसरे अन्य ग्रंथ जैसे रामायण और पुराण में नगरों का चित्रण बहुधा मिथक प्रतीकात्मक रूप में किया गया है। अध्याय का विहंगावलोकन। अर्थशास्त्र में नगरों का निरूपण। अर्थशास्त्र 4वीं-3वीं शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीनतम संस्कृत ग्रंथ है और मौर्य साम्राज्य के समकालीन है। राजधानी नगर। अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय दुर्ग निवेश है। दुर्ग किलेबंद और सुरक्षित स्थान था जहां राजमहल राजनिवास होता था। अर्थशास्त्र शासन का प्रबंध ग्रंथ है और राजा को विभिन्न प्रकार से सलाह देता है। नगर में कई खंड थे जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाई जाती थी। ये गतिविधियां वाणिज्यिक, अनुष्ठानिक, आवासीय, शिल्प संबंधी, प्रशासनिक आदि थी। ये स्थान राजमहल के सापेक्ष निश्चित दिशाओं में थी, जिसमें कर्मचारियों और अधिकारियों के आवास भी थे। बीडी चट्टोपाध्याय के अनुसार ये क्षेत्र एक दूसरे से पूर्णतः पृथक नहीं थे। राजा का महल उस समय उस स्थान पर बनाया गया था जिसे सभी 4 वर्णों के रहने के लिए उपयुक्त माना जाता था। चंडालों जैसे जाति बहिष्कृत लोगों के लिए नगर से बाहर स्थान था। आवश्यकता के समय चंडालों को नगर में आने के लिए मार्ग निकालना पड़ता था। दुर्गों की सुरक्षा के लिए प्राचीर और खंदकों की निर्माण की सलाह दी गई थी। निगम, नगर और महानगर। पाली ग्रंथ। पाली ग्रंथों में ग्राम, निगम, नगर का उल्लेख मिलता है। दीर्घ निकाय में 6 महानगरों का उल्लेख है: चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, साकेत, कौशांबी और बनारस। छोटे नगरों से भिन्न महानगर वस्तुओं के साथ साथ लोगों की लंबी दूरी अभिसरण के संगम थे। महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग उत्तर पथ और दक्षिण पथ जो सभी प्रसिद्ध नगरों और शहरों से गुजरते थे। ये नगर प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में शिल्प उत्पादन, उपभोग और वाणिज्य के केंद्र थे। बौद्ध पाली ग्रंथ नगरवाद इसलिए माने जाते हैं क्योंकि बौद्ध धर्म एक नगरीय धर्म था और उसका जन्म और प्रचार महानगरों में हुआ। प्रभावशाली और समृद्ध लोग बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। त्रिपिटक और धर्मसूत्रों में नगर। गौतम, बौद्धयान जैसे ब्राह्मण धर्मसूत्रों में नगर के बारे में बताया गया है कि नगरों में धूल उड़ती थी, शोरगुल होता था और वैदिक यज्ञ नहीं किए जा सकते थे। इसलिए ग्रंथों में छात्रों को वहां रहने से मना किया गया है।
वस्तुतः इसका कारण सामाजिक और जातीय समूह को एकत्र होना था, और इस स्थिति में नगर को अपवित्रता से बचाया नहीं जा सकता। काव्य साहित्य में नगर। काव्य साहित्य में 3री शताब्दी ईसा पूर्व वात्स्यायन का कामसूत्र है, जिसमें विशेष रूप से यौन आनंदों का उल्लेख है। इसमें नगर या शहर को सांस्कृतिक और काम वासना सीखने का उचित स्थान बताया गया है। उसके अनुसार यौन और कामोत्तेजना की नगरीय जीवन को विशेषता बताई गई है। सोनालका के अनुसार कामसूत्र काम संस्कृति का निरूपण करना है। उनके अनुसार कामसूत्र में नगर एक ऐसे स्थान के रूप में प्रकट होता है जहां सभी 5 इंद्रियों को उत्तेजक और आकर्षित किया जा सकता है। अधिकांश काव्यों की रचना नगरवाद के समकालीन 7वीं-8वीं शताब्दी में हुई। इन ग्रंथों में कुछ लोकप्रिय नगरीय मूल भावों की झलक को बार बार दोहराया गया है। नगरों में काम को नगर उत्सव के रूप में मनाया जाता था और कामदेव की उपासना उत्सव में की जाती थी। इस प्रकार काव्य में प्राचीन भारतीय नगर को अनिवार्य रूप से संतुष्टि के स्थल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। काव्य और आनंद के अलावा काव्यों में काम और धर्म तथा नैतिकता के बीच में तनाव दिखाई देता है। जो कार्य में धर्म के साथ मध्यस्थता या समझौते का विषय है। काव्य से यह भी प्रतीत होता है कि नगर में किसी संगठित सामाजिक धार्मिक सत्ता का उदय ब्राह्मणों की क्षीण होती शक्ति के कारण हुआ है। व्यवहार में राजा की शक्तियों को ग्रंथों से नैतिक की अपेक्षा अधिक दबाव के रूप में देखा जा सकता है। राजा के साथ साथ बड़े बड़े व्यापारियों ने भी नगरीय सामाजिक राजनीतिक संरचना पर अत्यधिक प्रभाव डाला। विचार के स्तर पर नगर में जाति का पूर्ण संभव विकास दिखता है, क्योंकि यह एकमात्र स्थान है जहां सभी वर्ण एकत्र पाए जाते हैं। तथापि जाति के वास्तविक जगत में विरोधाभास भी नगर में ही सबसे सशक्त रूप में अभिव्यक्त हुए। यज्ञोपवीत जनेऊ अनुष्ठान उच्च जाति का परम पवित्र चिन्ह है, परंतु मृच्छ कट्टिम में गरीब ब्राह्मण के जनेऊ धारण करने पर यह आपत्ति का प्रतीक बन जाता है, अर्थात हैसियत ही सब कुछ है, निर्धनता की स्थिति निरर्थक है। काव्यों में नगरीय सामाजिक परिदृश्य में जिन सामाजिक नैतिक व्यवस्था के परंपरागत आधारों को सर्वव्यापकता नष्ट होने का वर्णन किया गया है, उसका सबसे बड़ा कारण नगर में विविधता का केंद्रीकरण है। नगर में ब्राह्मण, राजा, श्रेष्ठी और योद्धा, मोची, नाई, चंडाल जातियां थी। जटिल विविधता की छाप क्षेत्रीय और जातीय संबंधिताओं के मिश्रण से और अधिक गहन हो जाती है। धार्मिक विश्वासों के मामले में नगरीय विजातीय रूप में संगठित है। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और कपालिका अनुयायियों के अलावा काव्यों में अन्य पात्र भी दिखाई देते हैं। अन्य मतों के अनुसरण कपिलवस्तु नगर में अन्य लोग करते थे, परंतु बुद्ध अपने उपदेशों द्वारा उन्हें अव्यवस्थित न करने के प्रति सचेत थे। नगर की सामाजिक संरचना उनकी भौतिक संरचना मिलती है। काव्यों में राजमार्ग नगर के केंद्र को चित्रित करता है। राजमार्ग पर भीड़ रहती थी। अब राजमार्ग की विशेषताएं नगरीय सामाजिक व्यवस्था को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती थी तथा उस पर हावी होती थी, जैसे विविधता, गतिशीलता, परस्पर मिश्रण आदि। नगर की विविध प्रकार की आवाजें गूंजती रहती थी, जैसे वेदों का गायन, आभूषणों की खनखनाहट, प्रत्यंचता की टंकार, घोड़ों का हिनहिनाना आदि। सुदूर दक्षिण में प्राचीन तमिल साहित्य में भी यही चित्र
प्राप्त होती है। महाकाव्य शिलापदिकारम में पुहार के पतन शहर कांचीपुरम को चहल पहल और विषय शक्ति वाली जगह के रूप में वर्णित किया गया है। इसके विपरीत A.K. रामानुजम वाल्मीकि रामायण में नगरों जैसे अयोध्या की स्थिर आदर्श परंपरागत नैतिक जगत के रूप में प्रस्तुत किया है। अयोध्या के मामले में भौतिक और सामाजिक दोनों व्यवस्थाओं की यथार्थवादी पूर्णता, तत्वमीमांसीय व्यवस्था, सांस्कृतिक सजातीयता को मूर्त रूप प्रदान करने में प्रतीकात्मक कारक रहे हैं। इसके विपरीत कांचीपुरम एक उपयुक्त नगर था। इस प्रकार साहित्य प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा नगरीय विशेषताओं के साथ नगरों को आत्मसात बनाता है।